हेलो। सो फाइनली माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने ख़त्म कर दी है जो 12th क्लास की थी। आज के इस वीडियो से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है MA उसकी शुरुआत करेंगे और इसका चैप्टर 1 जो है वो कवर करेंगे। तो अब तक जो है वो क्लास 9th, क्लास 10th, 11 और 12th क्लास की जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कंप्लीट की जा चुकी है। तो अगर आपने अब तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो एक फ्लो में जो है वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको समझ में आती जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो चैप्टर 1 इसका देखो, ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका टाइटल है चैप्टर फर्स्ट का इस बुक का। देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले ये चैप्टर बात करता है दो चीज़ों के बारे में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो क्या है, मतलब दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करता है। ओके, तो माइक्रो देखो, समझो माइक्रो का देखो नाम ही, हालांकि इस बुक को तो हमने कवर कर लिया है तो एक तो हमें आइडिया लग गया है कि क्या है इस बुक में, फिर भी चलो यहाँ पे चीज़ें दी गई है तो समझना है इसको। तो माइक्रो का मतलब है, नाम में देखो कि माइक्रो लगा हो, माइक्रो का मतलब स्मॉल, टाइनी, कुछ भी चीज़। तो ये क्या करता है ना कि ये जो इंडिविजुअल लेवल के, जो स्मॉल लेवल पे जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं उसको क्या करता है, ये स्टडी करता है। यानी कि जो इंडिविजुअल हमने देखा था, इंडिविजुअल का डिफिनेशन भी देखा था कि आपका जैसे कंज्यूमर हो गया, आपका जो इंडिविजुअल फर्म हो गया, ये सारे आपके जो है इकोनॉमिक एजेंट जो हैं, इसका क्या बिहेवियर है कि अगर प्राइस इंक्रीज हुई तो फर्म जो है वो कैसे बिहेव करेगा, अपने प्रोडक्ट को अपने मतलब कि जो प्रोडक्शन है इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। उसी तरीके से प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कंज्यूमर जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो एनालाइज करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये वही पर्सपेक्टिव इसका वही है कि ये माइक्रो लेंस से जो है वो देखता है आपके यही सारे इकोनॉमिक एजेंट को। जैसे वही कंज्यूमर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर का, वही सेम चीज़ रिपीट हो गई यहाँ पे। डिसीजन मेकिंग यूनिट भी यहाँ पे आप देखोगे कि दो होंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट। एक आपका कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर हमेशा क्या कोशिश करेगा ना कि कैसे उसको कम पैसे में, क्योंकि इसके पास हमने देखा था कि स्कार्सिटी होती है किस चीज़ की, आपके रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज की स्कार्सिटी जो है सोसाइटी के पास होती है, इंडिविजुअल के पास होती है। तो इसके लिए सबसे एक बेस्ट टर्म इस्तेमाल किया जाता है बजट, इंडिविजुअल के लिए, कि इसका बजट जो है लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम जो है लिमिटेड होती है। तो ये क्या करता है कोई भी कंज्यूमर कि वो चूज करता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को, उस चीज़ को बाय करेगा जो उसको कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे, आपको सेटिस्फैक्शन दे। ठीक है, इस चीज़ पे वो फोकस करता है। ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की जा चुकी है, बार बार इसको खींच करके लेके जाना ना तो आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट उसका हाई होगा, ना तो फिर मेरे लिए भी टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। चलो, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर का क्या यहाँ पे एक फोकस होगा कि वो कैसे अपनी प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज कर सके। क्योंकि हर प्रोड्यूसर जो है वो, ये जम्सन भी हमने देखा था कि उसका सोल जो फोकस होता है वो होता है अपने प्रॉफिट को किसी भी तरीके से इंक्रीज करना। प्रॉफिट को इंक्रीज कब कर पाएगा वो, जब अपने कॉस्ट को वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, है ना। तो वो सिंपल चीज़ है कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में बता रहा है। इतना समझना है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं समझना। उसके बाद देखो, ये मार्केट पे जो इंडिविजुअल मार्केट्स होते हैं, छोटे छोटे मतलब कि इकोनॉमी का स्टडी ना कर करके ये मार्केट की स्टडी करता है, जो इंडिविजुअल मार्केट की, कि उसमें जो डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस है वो किस तरह से काम करती है। फिर वही चीज़ आ जाएगी कि ये डिमांड बढ़ेगा या सप्लाई बढ़ेगा तो फिर उसमें कंज्यूमर या फिर आपका फर्म किस तरह से बिहेव करेगी। तो लिमिटेशन इसका इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि ये जो मैक्रो फिनोमेना होता है, देखो माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल, MI वाला, MICRO, और एक वर्ड का बस अंतर है, मिस मत करना इसमें। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो जो लार्ज इवेंट होते हैं इकोनॉमी में उसको क्या करेगा, ये मिस कर जाएगा। जैसे आपका, जैसे यहाँ पे सिर्फ बोलेगा कि प्राइस इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हुई। मैक्रो में क्या बात किया जाएगा ना कि इन्फ्लेशन, मतलब कि ओवरऑल जो इकोनॉमी में जो प्राइस इंक्रीज होती है तो उसको टर्म दिया जाता है आपका इन्फ्लेशन का। इसमें इंडिविजुअल लेवल पे दिखाया जाएगा कि चलो वेज रेट इतना है, ये सब इतना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी, मतलब एक बड़े स्केल पे होगी। सो रादर फोकसिंग ऑन दिस लार्जर फिनोमेना, ये किस पे फोकस करेगा, ये इंडिविजुअल गेन पे फोकस करेगा कि कस्टमर को, ये कंज्यूमर को क्या हुआ, फर्म को क्या हुआ, जो कि आपको जो कंट्री में जो लार्जर इंटरेस्ट है कंट्री का, मतलब उसके साथ ये अलाइन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करता है। मतलब आप समझ गए होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब कि वो छोटी जो एक मार्केट के लेवल पर स्टडी करता है, इकोनॉमिक एजेंट आपका इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करता है, कंज्यूमर का बिहेवियर देखता है, फर्म का बिहेवियर देखता है। लेकिन मैक्रो में क्या होगा, ये फोकस करेगा आपका कि ब्रॉड इकोनॉमिक क्वेश्चंस पे फोकस करेगा। जैसे अगर आपका प्राइस इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल प्राइस क्या हुआ वो देखेगा कि होल प्राइस जो है वो राइज हुई है या फिर फॉल हुई है, यानी कि इन्फ्लेशन आया, इसको टर्म दिया जाएगा एक नया।
जब इकोनॉमी में जनरल लेवल प्राइस इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको, जब ओवरऑल प्राइसेस गिरती है तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल सारा चीज़ दिखता है, जो कि सारे जो सिटीजन जो कंट्री के होते हैं, जो सिटीजन बोल लो या फिर जो पूरी इकोनॉमी में जो रहने वाले लोग हैं, उसके कंसर्न को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, और उसके हेल्थ को भी क्या करेगा कि अफेक्ट करेगा। सिंपल चीज़ है कि आपको इकोनॉमी एज अ होल ये कंसिडर, मतलब जैसे क्या है ना कि अभी क्या है, इंडिया का एग्जांपल अगर ले तो पूरे इंडिया का अगर स्टडी जिस आपका पर्सपेक्टिव से किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, ये वाले पर्सपेक्टिव से कि पूरी इकोनॉमी का स्टडी करेंगे। वहीं क्या करेंगे कि इस इकोनॉमी में एक छोटा सा हम लोग मार्केट उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि सॉरी उसमें कि अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है, फर्म किस तरह से बिहेव करता है, तो वो स्टडी किस में होगी आपका माइक्रो में। बस इतना समझना है, इससे ज़्यादा नहीं समझना है। बुक में हालांकि मेरी वजह से लिमिटेशन है ना कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें स्किप करके नहीं चला जाऊंगा, मुझे बताना पड़ेगा हर चीज़ को जो बुक में दिया हुआ है, ताकि समराइज करके एक वे में उसमें आ जाए। ठीक है, वरना मैं तो बहुत शॉर्ट में बता करके आपको जो इंपॉर्टेंट होता है वही बता करके आपको निकल जाता। मैं वही ही बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने ऐड की है ताकि वो चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो जैसे ये एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड कर सकता था, मैंने 4 क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि ठीक है चलो इस पे ज़्यादा समय खर्च नहीं करते। तो वही है कि ये आपका बताएगा कि प्राइस ओवरऑल राइज हुई या फॉल हुई, आपका जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो पूरे कंट्री का कैसा है, इंप्रूव हो रहा है या फिर वर्स हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बेटर है। ठीक है, एज अ होल देखेंगे कि कौन से जो इंडिकेटर हैं वो इकोनॉमी के हेल्थ को जो है वो शो कर रहे हैं। उसके बाद क्या क्या स्टेप जो है वो लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि इकोनॉमी के ओवरऑल हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव कर सके। तो इन सारे क्वेश्चंस पे बात होती है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेथड ऑफ एनालिसिस होती है वो क्या होती है, एग्रीगेट लेवल पे होती है। माइक्रो में हमने देखा था कि वो किस पे होती थी, इंडिविजुअल लेवल पे होती थी। यहाँ पे ओवरऑल लेवल हम लेंगे। एग्रीगेट का मतलब कि सारा सेक्टर कंबाइंड करके उसको फिर देखेंगे। होता क्या है ना कि देखो, जब प्राइसेस मूव करती है या फिर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, प्राइसेस मूव कर रही है, एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन जो है वो अच्छा है बुरा हो रहा है, तो ये आपको इसका इफेक्ट सारे सेक्टर पे देखने को मिलेगा ओवरऑल। ये ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर पे अफेक्ट हो रहा है बाकी, जैसे इन्फ्लेशन अगर आया तो इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं कि किसी खास सेक्टर का जो है प्राइस इंक्रीज होगा बाकी का नहीं होगा, नहीं। मतलब हो सकता है ऐसा कि किसी खास सेक्टर में प्राइस इंक्रीज हो बाकी में ना हो। जैसे रियल एस्टेट अगर गिरा तो सिर्फ रियल एस्टेट गिरा, बाकी सेक्टर हो सकता है आपका अछूता रहे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जनरली क्या होगा कि आपका जैसे डिप्रेशन आया तो आउटपुट जो है वो ये फॉल होगा सारी कंपनीज का, ओवरऑल मतलब 90% कंपनी का गिरेगा। एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो आपका सारे सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ये सारे जो कंडीशन है वो एक साथ अफेक्ट होती है। अगर मान लो डिप्रेशन आ गया किसी भी कंट्री में या इकोनॉमी में, तो क्या ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर बैंकिंग सेक्टर डूबा तो बाकी सेक्टर बचे रहेंगे, नहीं। सारे सेक्टर इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से। तो एक सेक्टर डूबेगा तो दूसरा सेक्टर भी डूबेगा, एक सेक्टर में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो दूसरे सेक्टर में भी बढ़ेगा। समझ लो, जब इन्फ्लेशन अगर होगा तो वही है कि प्राइस जो है वो एक क्रॉस आपका कमोडिटी जो है वो राइज करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव गुड का जो है वो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दिया गया है कि आपका एक कोई सिंगल गुड में प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसको देखने के बजाय माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि एक इमेजिनरी गुड मान लिया है इसने। ये जो रिप्रेजेंटेटिव गुड है ये कोई एक्चुअल गुड नहीं है, उसने कॉन्सेप्ट मान लिया है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव गुड का, कि जो इकोनॉमी में जो सारे गुड हैं उसको, मतलब गुड्स का मतलब थिंग्स, वस्तुएं, ठीक है, उसको जो है वो एग्रीगेट लेवल पे ये सिर्फ शो करता है। जैसे क्या है ना कि हम ये नहीं बोलेंगे कि प्राइस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, हम क्या बोलेंगे कि सीपीआई में क्या चेंजेस आए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या चेंज आया, या फिर डब्ल्यूपीआई इंडेक्स पे क्या चेंज आया। इसको यानी कि ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव गुड्स का, कि उसमें बहुत सारे गुड्स हैं, उसको हमने क्या किया कि उसको अगर इंक्रीज, मतलब उसको अगर उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई सीपीआई में तो हम बोलेंगे कि यार इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है, सीपीआई थोड़ा सा गिरा तो हम बोलेंगे कंज्यूमर इन्फ्लेशन थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव गुड का जो है वो कंसेप्ट लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सारा चीज़ हो रहा है वो इंटरलिंक है और ओवरऑल सब पे जो है इसका आपका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एग्रीगेशन वाला बस आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल लेवल पे फोकस ना करके हम क्या करेंगे, एग्रीगेशन पे फोकस करेंगे। और रैशनल क्या है एग्रीगेशन का, वही चीज़ जो मैंने आपको पीछे बताई कि इकोनॉमी वाइल ट्रीटिंग इकोनॉमी एज अ सिंगल गुड इज अ सिंपलीफाई, मतलब ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि
पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल गुड के रूप में जो है यहाँ पे हम इसको ट्रीट करेंगे। ये यूजफुल है क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट का, जो वेरिएबल्स का जो मूवमेंट होगा, वेरिएबल का मतलब कि जो वेरी करे, जो भी चीज़ें अफेक्ट कर सकती है इकोनॉमी में, उसको हम लोग यहाँ पे वेरिएबल के रूप में रखेंगे। जैसे प्राइसेस हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, वेज हो गया, ये सारी चीज़ें। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे एग्रीगेशन किया। और क्योंकि भाई जनरल लेवल पे इंक्रीज हो रहा है प्राइस में, तो लगभग सारे सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सब में वही चीज़ को बार बार घुमा फिरा कर कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका एक प्रॉब्लम देखो क्या होता है कि ये आपका जो पर्टिकुलर जो सेक्टर है, कुछ पर्टिकुलर जो गुड्स है, इंडिविजुअल गुड्स है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है यहाँ पे। जैसे अगर बात करें एग्रीकल्चर गुड्स का या फिर बाकी सारे गुड्स का, कि एक पर्टिकुलर मान लो कि एप्पल के प्राइस में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, वो तो हम यहाँ पे नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि हम एग्रीगेट लेवल पे देखेंगे कि बाकी कि कंज्यूमर गुड्स पे क्या हुआ, सीपीआई में क्या हुआ, डब्ल्यूपीआई में क्या हुआ, इस तरह से देखेंगे। तो इसका थोड़ा सा क्या होता है कि इस कारण से जो इंडिविजुअल गुड्स में क्या उसमें प्राइसेस में चेंज आ रही है या फिर उस पर क्या हो रहा है इकोनॉमी में, वो सब सारी चीज़ें ओवरलुक जो है हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, ठीक है। बस आपको देखो इतना ध्यान रखना है भाई साहब कि भाई हो बहन हो सब हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बस हम यहाँ पे डिफरेंस ही देख रहे थे माइक्रो और मैक्रो का। इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। माइक्रो का मतलब है कि हम स्मॉल चीज़ों पे फोकस करते हैं, हम पूरी इकोनॉमी को नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, एक मार्केट को देखेंगे। हम पूरी इकोनॉमी में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि इस मार्केट में क्या हो रहा है। हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कंज्यूमर पे क्या इंपैक्ट पड़ा, फर्म पे क्या इंपैक्ट पड़ा। यहाँ पे क्या है ना मैक्रो में, कि हम ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो पूरी इकोनॉमी में हुआ, या डिक्रीज हुआ तो पूरी इकोनॉमी में हुआ। इन सारा चीज़ों का जब स्टडी करेंगे तो इसको मैक्रो बोलेंगे, और यहाँ पे इसको मैक्रो बोलेंगे। इसका नाम में ही सबका छुपा हुआ है। स्मॉल, मैक्रो का मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। उसके बाद इकोनॉमिक एजेंट देखो देखते हैं। इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है, कोई भी वैसे इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो क्या कर सकता है, इकोनॉमिक डिसीजन लेता हो। कौन कौन इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है? आप ले सकते हैं, मैं ले सकता हूँ, ठीक है, कंपनी ले सकती है, गवर्नमेंट ले सकती है। तो ये सारे ये आपके इकोनॉमिक एजेंट हो जाएंगे। जैसे कंज्यूमर आपका हो जाएगा, तो कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ पे डिसाइड करेगा किस चीज़ का, मतलब डिसीजन लेना है ना उसको, इकोनॉमिक डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे डिसीजन लेगा कि उसको क्या चाहिए। उसको मान लो कि मुझे अभी जूते चाहिए, तो मैं जूते लेने जाऊँगा, तो ये डिसीजन किसने लिया? मैंने लिया। मैं क्या हूँ? कंज्यूमर हूँ, ठीक है। अगर मैं जूते खरीदने जा रहा हूँ, उसके बाद कितना चाहिए, 1 पेयर चाहिए, 2 पेयर चाहिए, है ना। तो ये कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि क्या चाहिए उसको, कितना कंज्यूम करना है उसको। फिर प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि क्या बनाना है, क्या मैन्युफैक्चर करना है, प्रोड्यूस क्या करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये आपका प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। इंस्टीट्यूशन जो होगा, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपका बैंक हो, ये सारा इंस्टीट्यूशन है, वो डिसाइड करेगा कि कितना टैक्स लेना है, ठीक है। निर्मला सीतारमण को याद करो, टैक्स लेने में मजा आता है उनको, तो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट तुरंत। फिर उसके बाद कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि कुछ रोड्स बनाए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, पब्लिक पे कुछ हेल्थ पे खर्च किया जाए, कुछ भी पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च किया जाए, तो कितना वो खर्च किया जाए, 1 लाख करोड़ दें, 2 लाख करोड़ दें, कितना दें। उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट जो हो, बैंक डिसाइड करेंगे कितना हो, होम लोन का कितना हो, ये सब। मतलब कि ये सारे आपके इकोनॉमिक एजेंट हैं। इकोनॉमिक एजेंट में सिंपल याद रखना है कि जो भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एजेंट कहलाएगा। अब वेरिएबल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? टेक्निकली ऐसे वेरिएबल का डेफिनेशन ये होता है कि एनीथिंग विच कैन वेरी, ठीक है, अभी कुछ है बाद में बदल करके कुछ हो जाए, या पर्सन टू पर्सन जो है वो आपका वेरी करे, उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आपका देखा ना इकोनॉमिक्स में, जैसे वेज हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो आप नीचे देख रहे हो, सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस की बात की जाती है। हमेशा जो एग्रीगेट वेरिएबल होते हैं, एग्रीगेट वेरिएबल का मतलब कि सिंगल, जैसे यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो ये क्या है? सिंगल वेरिएबल नहीं है, एग्रीगेट वेरिएबल है। बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होकर के टोटल बनेगा, है ना। इसको जिसको आउटपुट बोल सकते हैं यहाँ पे इसको। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ जो एग्रीगेट वेरिएबल है उसकी स्टडी की जाती है किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे और बाकी एग्रीगेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं देखो, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका जनरल प्राइस आपका लेवल हो गया कि इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो गया, वेज रेट हो गया, प्रॉफिट्स हो गया। इसमें कोई पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी के प्रॉफिट की बात नहीं की जा रही है, ओवरऑल की बात, एग्रीगेट है ये सब, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हैं, ये सारी चीज़ें आपको बार बार रिपीट होती रहेंगी। अब इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो कैसे जो है वो आपका इमर्ज हुआ, कब इमर्ज हुआ।
तो ये आपका सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो 1930s में जो है वो इमर्ज होता है। इसके पहले क्या था कि जो मैक्रो है उस पर काफ़ी फोकस किया जाता था, और इकोनॉमिक्स जो है वो खास करके जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो विद्वान थे उस समय, वो ऐसा मानते थे कि मार्केट जो है ना, अगर मार्केट में कुछ ऊपर नीचे होता है तो क्या करेगा कि मार्केट खुद अपने आप को जो है वो करेक्ट कर लेगा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या हो जाता है कि 1929 का एक डिप्रेशन आ जाता है, जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। यूएस में आया था ये, पूरे खास करके जो डेवलप्ड कंट्री थे उसको बिल्कुल हिला करके रख देता है, उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करके रख देता है। ये डिप्रेशन था, ये रिसेशन नहीं था। रिसेशन तो छोटा होता है, फिर भी 2008 में आया था, 2008 में। जब बहुत बड़े लेवल पे आपका वो हो जाए ना, मतलब रिसेशन का कई गुना ज़्यादा, ठीक है, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन जब आया और जब पूरी तरह से सेटल्ड हो गई आपकी डेवलप कंट्रीज़ की खास करके इकोनॉमी, तो लोगों ने बैठा, मतलब कि जो इकोनॉमिस्ट थे वर्ल्ड के, वो बैठे और सोचा कि क्या इसको किस तरीके से जो है वो अगर कैसे इसको बचाया जा सकता था, या फ्यूचर में कुछ ऐसा इवेंट होगा तो पहले कैसे इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो वहाँ पे एक विद्वान थे आपका कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स जिनको बोलते हैं। उन्होंने क्या किया कि बोला कि अब जो ये तो मार्केट वाला जो उसको फ्री छोड़ दिया है ना, कि बिल्कुल जो है मार्केट खुद करेक्ट कर लेगा, कोई इंटरवेंशन नहीं किया जाना चाहिए, वो अप्रोच जो है भैया बदलनी पड़ेगी। और पहले जो आप इंडिविजुअल लेवल पे अभी जो स्टडी करते हो हर चीज़ का, कि इसकी प्राइस इंक्रीज हुई, उसका उसका उसमें ये प्रॉब्लम हुआ उस सेक्टर में, अब क्या करो कि आप एग्रीगेट लेवल पे करो, ठीक है। तो इसी सारी चीज़ों से जो है वो यहाँ पे जो कैटलिस्ट का काम करता है इस सब्जेक्ट को इमर्ज होने में, वो क्या करता है, ये जो डिप्रेशन होता है 1929 का, वो और वर्ल्ड को जो है उस तरफ सोचने के लिए मजबूर करता है। तो कीन्स यहाँ पे क्या करेंगे कि ये कीन्स को इंस्पिरेशन देता है कुछ करने के लिए, कुछ नया फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करने के लिए। और यहाँ पे कीन्स जो है अपनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में जो है वो किताब आती है। इससे ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा जो है वो एक बोलते हैं ना माइलस्टोन जो है माना जाता है इस सब्जेक्ट के डेवलपमेंट में। और इसमें ये जो नोशन था कि मार्केट खुद करेक्ट करेगी, आपको इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, खास करके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो यही नोशन होता है। हम जो पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही हुई है। आगे उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सारा कॉन्टेक्स्ट किसका है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है। क्योंकि हम जो सारे विद्वान हैं या तो ब्रिटेन के होंगे चाहे यूएस के होंगे, ये सारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उस समय। तो क्या करता है कि मीन्स ने इस चीज़ को चैलेंज किया कि ये मार्केट जो है वो आपको ऐसा नहीं कि मार्केट को बिल्कुल आप फ्री छोड़ दो, ये आपको कभी कभी क्या करना पड़ेगा, मार्केट में इंटरवीन करना पड़ेगा इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। जब इकोनॉमी बिल्कुल वोलेटाइल हो जाए, जब हाथ से निकलने लगे, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे आना चाहिए और गवर्नमेंट को इंटरवीन करके मार्केट को या फिर इकोनॉमी को स्टेबल करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये डेवलपमेंट की बात कर रहा है। कीन्स का देखो यहाँ पे टाइमलाइन दिया गया है, 1883 में पैदा होते हैं और 1946 में जो है वो ये गुजर जाते हैं। ये आपका बस भारत की आज़ादी के 1 साल पहले ही। उसके बाद आपका यहाँ पे ये किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़े, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ये सब आपके काम की चीज़ है नहीं, वो आप इसको देख सकते हो या फिर ना मन करे तो छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इन्होंने फोकस किया वही एग्रीगेट डिमांड पे फोकस किया। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो डेवलपमेंट में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। ये बस इतना याद रख लेना है। कीन्स का नाम, एक है आपका एडम स्मिथ का नाम, ये आपके 1723 में पैदा हुए थे और 1790 में जो है वो गुजर गए, मतलब बहुत पहले, कीन्स के बहुत पहले आए। इनका जो फेमस बुक है ये, मतलब इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो कंसीडर किया जाता है। इनका जो बुक है फेमस, वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आए थे। इसका नाम थोड़ा सा लंबा है, आप देख लेना इसको, बट वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो पॉपुलरली इसको इसी नाम से बुलाया जाता है। पॉपुलर थ्योरी थी इनकी इनविजिबल हैंड की, जिसको हमने आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कवर किया है लास्ट चैप्टर में। इनविजिबल हैंड बेसिकली ये बात करता है कि जब मार्केट में कोई जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो है टूट जाता है तो क्या होता है, जैसे एक्सेस डिमांड हो जाए, एक्सेस सप्लाई हो जाए, तो कोई एक इनविजिबल हैंड, मतलब मार्केट फोर्सेस में कोई एक अदृश्य हाथ होता है, वो क्या करता है, वापस से इसको स्टेबलाइज कर देता है। ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब है। मैं जितना शॉर्ट में बता सकता था मैंने आपको बता दिया। वापस अगर उसने उस चैप्टर को आपने देखा है तो आपको मालूम होगा। चलो, तो अब जो बुक हम लोग करंटली कवर कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि देखो माइक्रो, अभी डेवलपमेंट हमने देखा, इमरजेंस देखा इस सब्जेक्ट का, तो ये कहाँ डेवलप हुई? ये आपका या तो ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ने किया या तो यूएस के इकोनॉमिस्ट ने किया। तो इन सारे कंट्रीज में किस तरह की इकोनॉमी थी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। तो जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सब्जेक्ट डेवलप हुआ है तो ये उसी के बारे में बात करेगा। तो इसका कॉन्टेक्स्ट बस इतना आपको याद रखना है कि कैपिटलिस्ट है।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस, जब हमने देखा था पूरा हर टाइप का जो इकोनॉमी था। कैपिटलिस्ट होता है आपका जो मार्केट इकोनॉमी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद आपका सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, फिर एक मिक्स इकोनॉमी होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसके 3 मेजर जो है आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कौन है, प्राइवेट ओनरशिप। तो प्राइवेट ओनरशिप का मतलब है कि जिसकी फैक्ट्री होगी, जिसकी कंपनी होगी, उसका जो मालिक है वही होगा, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा ऑन किया जाएगा, वो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा जो है ऑन किया जाएगा। किसी भी आपका सिटीजन हो वहाँ का, वो ऑन कर सकता है। मतलब ये जैसे स्टेट इकोनॉमी में क्या होता है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में, कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता है वहाँ पे, वो सब कुछ जो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, स्टेट का होगा। यहाँ पे आपका इंडिविजुअल का होता है। फिर दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका मार्केट प्रोडक्शन। इसमें सिंपल ये कहा जा रहा है कि जो भी आउटपुट होगा वो किस उद्देश्य से होगा, वो सेल करने के उद्देश्य से होगा, सेल करने के मोटिव से होगा और प्रॉफिट के मोटिव से होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट मेकिंग करना, जो कंपनीज यहाँ पे होती है। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें क्योंकि कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, जो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होगा तो उसका वेलफेयर मोटिव हो जाता है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट मेकिंग होता है और जितना सारा आपका प्रोडक्शन होगा वो सारा सेल करने के मोटिव से ही होगा। उसके बाद यहाँ पे जो लेबर्स है वो वेज लेबर होगा। एक होता है आपका फैमिली लेबर, जो आपको इंडिया में जैसे आपको देखने को मिल जाएगा एग्रीकल्चर वगैरह में। यहाँ पे वेज लेबर होता है कि जितना सारा लेबर होगा उसको हायर किया जाएगा और जिस रेट पे हायर किया जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग वेज रेट, ठीक है ना। इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, फिर भी चलो रिपीट हो रहा है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है इसका तो रिपीट होगा। पिछले जो बुक का जो कॉन्सेप्ट था कुछ कुछ इसमें भी। ओके, तो यहाँ पे सेल एंड परचेज जो है वो किसका होगा, लेबर सर्विस का होगा। लेबर सर्विस का मतलब कि ह्यूमन जो अपना एफर्ट जो सेल करता है वो लेबर ही तो है। आपने अपना टाइम दिया, आपने एक फैक्ट्री में काम की, आपने अपना ह्यूमन लेबर दिया, बेसिकली ह्यूमन एफर्ट दिया, उसको लेबर बोलते हैं। वेज लेबर का मतलब कि आपने पैसे पे उसको सेल किया, इसको वेज लेबर बोलेंगे। आपको उसके बदले कुछ वेज मिलेगा, कुछ सैलरी मिलेगी आपको। तो ये 3 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दो तो इंपॉर्टेंट वाले ऊपर वाले याद रखने हैं आपको। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है कैपिटलिस्ट आपका जो इंटरप्राइजेज होती है, मतलब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो फर्म होगा, जो आपका फैक्ट्री बोल लो, फर्म बोल लो, प्रोड्यूसर मतलब कि जो प्रोडक्शन का यूनिट होगा, उसका क्या जो है उसमें स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले ऊपर कौन बैठा होगा, उसका बॉस, एंटरप्रेन्योर बोलेंगे उसको। ये आदमी क्या करेगा कि सारे जो है मेजर डिसीजन ये खुद लेता है, ये रिस्क भी कवर करेगा, ये खुद का पैसा लगा सकता है ना, ये या फिर बोरो कर सकता है कैपिटल को। यानी कि जो मेन जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होगा, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगा, कौन होगा, वो एंटरप्रेन्योर होगा। ये क्या करेगा कि बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको एग्रीगेट करके एक जगह इकट्ठा करेगा और प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा। तो जो भी आपको प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए चाहिए होंगे उसको या तो इनपुट बोलते हैं या तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या चाहिए होते हैं, लैंड चाहिए पहले आपको, जिस पे फैक्ट्री आप लगाओगे। लैंड के डेफिनेशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि लैंड तो आएगा ही, साथ में जितने सारे आप रॉ मटेरियल यूज करोगे जो नेचुरल रिसोर्सेज से आपको आएंगे, जैसे कोई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो उसमें क्या आपका आयरन ओर चाहिए, तो वो लैंड के डेफिनेशन में आएगा। ये डिस्कस किया है हमने पहले वाले, मतलब 9th या 10th क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है। उसके बाद दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है इंपॉर्टेंट, लेबर। लेबर का मतलब ह्यूमन एफर्ट। अभी वेज लेबर की बात की हमने कि जो आपके यहाँ लोग काम करेंगे, अपना जो वो आपका स्किल देंगे या फिर जो भी एफर्ट अपना लगाएंगे, फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट, वो सब किस में आएंगे, लेबर की कैटेगरी में आएंगे। फिर आपको कैपिटल चाहिए होगा, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसा चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगी, किसके लिए, आपको प्रोडक्शन करने के लिए, इंटरप्राइजेज को रन करने के लिए। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, आपको हमेशा याद रखना है, लैंड, लेबर, आपका कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो एंटरप्रेन्योर होगा वो भी तो इसमें काम कर रहा होगा, वही तो सारी चीज़ें कर रहा होगा, तो उसके इस एफर्ट को, उसके इस स्किल सेट को या फिर जो भी आप कह सकते हो उसको क्या बोलेंगे, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। बाकी लैंड, लेबर, कैपिटल तो हमने तीनों आपको बताया ही। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद स्ट्रक्चर में आगे इसमें कहा जा रहा है कि जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो, जैसे देखो अब जो प्रोडक्शन हुआ उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करने के बाद आपके पास क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा। तो रेवेन्यू का क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको वापस से जो हमने गैदर किया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर और आपका कैपिटल, ये कैपिटल हो गया ऊपर। तो इसके बदले आप कुछ पे भी तो करोगे। अगर किसी की लैंड ली है आपने तो उसको क्या पे करोगे, आप रेंट पे करोगे। अगर कैपिटल आपने कहीं से बैंकों से आपने लोन लिया है या कुछ भी लिया है मशीनरी खरीदने के लिए, जो भी खरीदने के लिए, तो उस पर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। फिर अगर लेबर आपने हायर किया है तो उसको क्या दोगे, वेज दोगे। फिर ये जो आदमी काम कर रहा था, एंटरप्रेन्योर जो ऊपर हमने देखा था
कि ये जो मालिक होगा, जो बॉस होगा, वो भी तो कुछ अपना कट लेगा इसमें। वो क्या लेगा? अपना प्रॉफिट लेगा, जो बच जाएगा वो उसका, है ना। तो ये आपका, इसको देखो, ये आपका होगा ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इधर मैं आपको लिख देता हूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ये आप इधर वाला जो देख रहे हो, इसी के सामने जो मिलेगा इसको, ये जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो अर्न करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर ऑफ इनकम। फैक्टर ऑफ इनकम क्या हो जाएगा आपका? रेंट, इंटरेस्ट, वेज और प्रॉफिट। ये आपको ध्यान रखना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन हो गया? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर ऑफ इनकम आपका रेंट, इंटरेस्ट, वेज एंड प्रॉफिट, यहां लिखा हुआ है आपका। उसके बाद ये जो फर्म है वो क्या कर सकती है कि जो इसको प्रॉफिट हुआ है, जैसे कुछ एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट ले जाएगा, कुछ क्या होगा कि कंपनी में प्रॉफिट अपना रखेगा। क्यों? क्योंकि ताकि उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सके, यानी कि वो नई मशीनरी खरीद सके, बाकी चीज़ें जो है, नई फैक्ट्री जो है बिल्ड कर सके, एक्सपेंशन बेसिकली अपने बिजनेस का जो है वो किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है ना कि ये जो कॉन्टेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है इस बुक में, मतलब कॉन्टेक्स्ट है, तो क्या इसको डेवलपिंग कंट्रीज पे, इंडिया जैसे कंट्री पे अप्लाई किया जा सकता है? स्कोप इसका कितना है? तो बिल्कुल लिमिटेड है। एक तो पहले देखो कि आज के समय में जो स्ट्रिक्टली अगर देखें कि कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कंट्री है, तो नहीं है। ना तो कोई ट्रू सेंस में आज कोई कैपिटलिस्ट कंट्री है, ना तो कोई ट्रू सेंस में आज कोई सोशलिस्ट कंट्री है। सब क्या हो गई है? मिक्स हो गई है। यानी कि मिक्स इकोनॉमी। देखो कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि बिल्कुल मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है, गवर्नमेंट उसमें बहुत कम इंटरवीन करेगी। आपका यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है। तो आज के समय में आप ऐसा देखते हो क्या कि बिल्कुल छोड़ दिया है गवर्नमेंट ने मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड सप्लाई पे, कि वही डिसाइड करेगी प्राइसेस से लेकर के हर चीज़? नहीं, गवर्नमेंट बीच बीच में क्या करती है? इंटरवीन करती रहती है। और ना तो आज ऐसा देखोगे कि बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि सब कुछ स्टेट का होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल का नहीं होता है। जैसे चाइना में था, आपका यूएसएसआर में था, ये सब खत्म हो गया है। अब लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ भी है। तो सारे इकोनॉमी भी जो है ट्रू सेंस में कोई ये दो इकोनॉमी है नहीं, मिक्स हो गई है सारी इकोनॉमी। तो जब ये है तो अप्लीकेबिलिटी, ये जो कभी कभी टंग हो जाता है, तो इसकी जो अप्लीकेबिलिटी है वो क्या है? इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये तो 3-4 सालों तक था ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ब्रिटेन वगैरह में, उसके बाद ये खत्म हो गया, मिक्स हो गई सारी इकोनॉमी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे भी जो है वो अप्लाई बहुत अच्छे से इसका नहीं किया जा सकता इस कॉन्टेक्स्ट को। कैसे? कि जो डेवलपिंग कंट्रीज खास करके होती है, इंडिया जैसी कंट्री, वो यहाँ पे एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो प्रोडक्शन जो है यहाँ पे फैमिली के द्वारा यूज करके किया जाता है। जो लेबर होगा यहाँ पे फैमिली लेबर होगा। यहाँ पे जैसे है ना कि घर के कुछ लोग हैं, 4 लोग, वही खेतों में काम करते हैं। बाहर से लेबर वगैरह बहुत रेयरली लाते हैं, जब बहुत ज़्यादा पीक सीजन होता है तो 1-2 हायर कर लिया, लेकिन ज़्यादातर काम फैमिली ही करती है। तो यहाँ पे वेज लेबर नहीं होता। जो वेज लेबर हमने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वेज लेबर होता है, तीसरा पिलर था, है ना। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए सबसे पहले किया जाएगा, और बाकी यानी कि प्राइमरी फोकस क्या होता है ना कि हम इससे गुजारा कर ले। अगर फूड ग्रेन्स अगर उगा रहा है कोई, गेहूं कोई उगा रहा है, तो उसका सोल मोटिव भी है कि पहले अपना खाना पीना उससे 1 साल पूरा हो जाए, और जो बचेगा हम क्या करेंगे? फिर मार्केट में बेच देंगे। तो ये सारे कंडीशन है। जबकि आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने क्या देखा था कि जितना सारा प्रोडक्शन होगा वो इसी माइंडसेट के साथ होगा, मोटिव के साथ होगा कि उसको हम मार्केट में सेल कर सके सारे आउटपुट को। यहाँ पे आप देखो सेल्फ कंजप्शन का मोटिव है। तो ये आपका यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल क्या करता है? ये कैप्चर करता है फर्म सेक्टर को। फर्म सेक्टर का मतलब कि जो ऑर्गेनाइज चीज़ें हो रही है, जैसे फैक्ट्री रन कर रही है, ये सारी चीज़ें रन कर रही है, उसको फर्म सेक्टर बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइज लेवल पे बेसिकली हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि देखो सेल्फ कंजप्शन के लिए हो रहा है, वेज लेबर के लिए, यहाँ पे फैमिली लेबर यूज किया जा रहा है डेवलपिंग इकोनॉमी में। तो ये आपका यहाँ पे अप्लीकेबल या अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, या मुश्किल है। ट्राइबल सोसाइटी में आप इसको अप्लाई करके देखो, नहीं, सेल्फ कंजप्शन के लिए वो लोग करते हैं। फार्मिंग सेक्टर में खास करके यहाँ पे तो होगा नहीं। तो इसकी अप्लीकेबिलिटी जो है वो काफ़ी जो है वो लिमिटेड है। अब 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, वो आपको ध्यान रखना है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो पूरी की पूरी इकोनॉमी होती है उसको व्यू किया जाता है ये इन 4 जो सेक्टर्स हैं उसके कॉम्बिनेशन के रूप में। ये 4 सेक्टर क्या है? आपका हाउस होल्ड सबसे पहला है, उसके बाद दूसरा है फर्म, तीसरा है आपका गवर्नमेंट, और चौथा है आपका एक्सटर्नल सेक्टर। स्टेट इसको बोलते हैं गवर्नमेंट को ही। क्या क्या है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको। सबसे पहला है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब कि जो पीपल हैं उस इकोनॉमी में, लोग हैं, उसको हाउस होल्ड की डिफिनेशन में ये वो लोग आएंगे। यानी कि यही लोग कंज्यूमर होंगे जो क्या करेंगे? गुड्स को आपका या सर्विसेज को क्या करेंगे? परचेज करेंगे, खरीदेंगे।
ये किसके द्वारा बनाई जाएगी? इस फर्म के द्वारा। फिर ये जो हाउस होल्ड होगा यही क्या करेगा? आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने देखा था, लैंड, लेबर तो चलो करेगा ही करेगा, इवन कि लैंड जिस पे फैक्ट्री बनेगी वो किसके पास से आएगी? अरे किसी इंडिविजुअल का ही तो, किसी किसान का लैंड। जैसे इंडिया में क्या है कि किसी की कोई फैक्ट्री लगानी होती है तो किसी जो वहाँ के आसपास के किसान होते हैं उसका लैंड एक्वायर किया जाता है। तो ये आपका इंडिविजुअल लोग किसके डेफिनेशन में आएंगे? हाउस होल्ड के डेफिनेशन में आएंगे। फिर कैपिटल चाहिए होगी, तो जो हाउस होल्ड के पास सेविंग होता है ना, वो ये लोग बैंकों में जमा कर देते हैं। बैंक क्या करते हैं? उसी पैसे को लोन देते हैं किसको? फर्म को। तो ये भी दूसरा जो हमने देखा था कि एक तो लैंड हो गया, दूसरा आपका कैपिटल हो गया, ये भी क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फिर आपका क्या है? लेबर। ये भी लेबर जो है हाउस होल्ड की तरफ से आएगा, लोग ही तो इसमें काम करेंगे। तो ये सारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। दूसरा है आपका फर्म। फर्म क्या है कि जो आपका प्रोडक्शन यूनिट है, जो फैक्ट्रीज है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या कर रही है? रन कर रही है, उसको फर्म के नाम से जानते हैं। जो प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली, बस, या प्रोड्यूसर बोल लो इसको सिंपल लैंग्वेज में, अगर फर्म आपको कहीं पे कंफ्यूजिंग लगे तो। ये क्या करते हैं? ये सारे इनपुट्स को हायर करते हैं। जैसे आपका लैंड, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, इसको क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, हायर करेंगे, लेबर को लेके आएंगे, कैपिटल कहीं से जुगाड़ करके लाएंगे, ठीक है, लैंड पे अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, और आपका आउटपुट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। जब आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसको सेल कर देंगे। कहाँ पे? मार्केट में। सेल करेंगे तो क्या मिलेगा? इनको रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू से निकालेंगे क्या? प्रॉफिट। ठीक है, जो खर्चा वर्चा होगा उनको काट करके इनका प्रॉफिट बचेगा इस पे। अब क्या है? गवर्नमेंट को देखते हैं। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये फर्म की तरह जो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करेगी। फर्म का मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट के लिए आई है तो प्रॉफिट के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट क्या है कि वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। तो ये क्या करेगी? लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी, ठीक है, देखेगी कि भाई कहीं कोई क्राइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा, बाकी चीज़ें तो दिक्कत नहीं हो रही। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, रोड्स बनाएगी, आपका हाईवे बनाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो बाकी सारी चीज़ें करेगी, ठीक है। तो जैसे अब कोई देखा है कभी किसी कंपनी को या फर्म को रोड बनाते हुए? नहीं। अब अंबानी जी को क्यों मतलब है रोड से? नहीं मतलब है, गवर्नमेंट बनाएगी इसको, ठीक है, सड़कें, पुल वगैरह ये सब बाकी। फिर ये क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड करेगी लोगों को, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो चीप रेट पे जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोवाइड करती है। फिर कहीं अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाए तो गवर्नमेंट उसको स्टेबलाइज करेगी, बैलेंस करेगी। पॉवर्टी अगर बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उसको खत्म करने की कोशिश करेगी। डिफेंस वगैरह ये सब क्या है? गवर्नमेंट जो है वो संभालती है। उसके बाद गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करती है? टैक्सेस लेगी आपसे, आप पे टैक्स लगा देगी, फर्म पे टैक्स लगाएगी, आप पे मतलब इंडिविजुअल पे इनकम टैक्स लगाएगी, जो फर्म में आपका जो प्रॉफिट करेंगे ये सब करेंगे उस पर टैक्स लगाएगी। और उसके बाद ये जो टैक्स से मनी आएगा उसको गवर्नमेंट कहाँ करती है एक्सपेंड? वो आपका एक्सपेंड करेगी पब्लिक सर्विसेज पे, लोगों के वेलफेयर पे। तो ये गवर्नमेंट हो गया आपका। अब है चौथा एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब कि जो बाकी दुनिया है जिससे आप कनेक्टेड हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटर्नल सेक्टर में रखते हैं। तो इससे आप किस चीज़ से कनेक्टेड होते हो? इससे आप ट्रेड से कनेक्टेड होते हो। जैसे आप यूएस के साथ इंडिया अगर ट्रेड कर रहा है तो वो ये जो फॉरेन ट्रेड है वो एक्सटर्नल सेक्टर में आएगा। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, ये सब किस में आएगा? एक्सटर्नल सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो इसके कंपोनेंट क्या है? पहला एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब आपने कोई चीज़ अपने यहाँ से बेच दी किसी और कंट्री को, ठीक है, अपने सामान किसी और को भेजा, वो एक्सपोर्ट हो गया। जैसे इंडिया से आपका चावल जो है वो एक्सपोर्ट किया गया किसको? यूएस को, तो आपका एक्सपोर्ट में आएगा, मतलब बेचा गया। इंपोर्ट का मतलब बाहर से आपने खरीदा, यूएस से आपने कोई चीज़, कोई टेक्नोलॉजी खरीद ली, आपने सऊदी अरेबिया से तेल खरीदा, तो वो सब क्या है? आपका इंपोर्ट है, यानी कि बाय कर रहे हो आप गुड्स बाकी किसी कंट्री से। फिर कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो का मतलब से एफडीआई आप सुनते हो, एफपीआई सुनते हो कि एफडीआई का इनफ्लो बढ़ रहा है इंडिया में, घट रहा है। तो यानी कि आपके यहाँ जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट है या बाहर की जो गवर्नमेंट है और बिजनेसेस हैं, वो क्या करती है कि हर कंट्री में अपॉर्चुनिटी ढूंढती है कि कहाँ पे जो है वो मतलब कि रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल रहा है शेयर मार्केट में, कहाँ पे है, मतलब क्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं एक दूसरे जगह पे पैसा जो है लगाते रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जो फॉरेन कैपिटल है उसका आउटफ्लो होता है या फिर इनफ्लो होता है। तो आउटफ्लो का मतलब क्या होगा कि कोई बाहर से यहाँ का जो पैसा है वो बाहर जाए, यानी कि कोई जैसे अंबानी साहब हैं तो वो पैसा लगा देंगे यूएस मार्केट में, तो वो आउटफ्लो हो गया। कोई यूएस का आदमी है जैसे जेफ बेजोस है तो वो इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इनफ्लो हो गया। तो इस तरह से कैपिटल का जो आउटफ्लो और इनफ्लो जो है वो होता रहता है। तो ये 4 सेक्टर हुए। अब सम अप करते हैं, इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली क्या देखा हमने? तो ये देखा कि ये जो माइक्रो व्यू था जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो पिछला जो बुक जो है कवर किया, उससे शिफ्ट करके कि कहाँ पे ये बात करता है जाने का, वो मैक्रो व्यू पे जाने की बात करता है कि आप एग्रीगेट लेवल पे अब देखो, आप इंडिविजुअल लेवल पे आप मत देखो
ठीक है। आप एग्रीगेट लेवल पे देखो ताकि जो कंट्री के बारे में ओवरऑल जो है वो आपको समझ विकसित हो और उसके डेवलपमेंट में जो है वो कुछ काम किया जा सके। उसके बाद ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को एस्टेब्लिश करता है क्या, एज अ नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड लार्ज स्केल इकोनॉमिक फेलियर लाइक ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि जो बड़ी लेवल पे आपका जो इकोनॉमिक फेलियर होते हैं जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है अफेक्ट होती है, वो फेलियर आपको किससे जो है वो आपको देखा ना कि हमने ग्रेट डिप्रेशन जब आया तब लोगों का ध्यान गया कि अब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब डेवलप करने की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे एडम स्मिथ वगैरह, कीन्स वगैरह जैसे लोग आए, तो ये वहाँ से कैटलिस्ट का काम किया। तो ये क्या करता है कि ये उन थ्योरीज को एक्सप्लेन करने की बात करता है लार्ज स्केल पे, जिसको अभी तक एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया जा सका है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि वो मैक्रो में उलझे थे, MICRO में, ठीक है। तो ये मतलब ओवरऑल इस चैप्टर का जो है वो सम कर रहा है। उसके बाद ये भी एक नॉलेज करता है कि जो गवर्नमेंट है उसको इंटरवीन करना चाहिए, सिर्फ मार्केट पे छोड़ देना नहीं चाहिए, और जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो क्रूशियल है क्या मॉडर्न इकोनॉमी के लिए। तो गवर्नमेंट को समय समय पे जब इकोनॉमी बहुत वोलाटाइल हो तो इस पे इंटरवीन करना चाहिए। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।